एक तरफ नरेंद्र मोदी आज चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं, वहीं पर महागठबंधन में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने के बाद नया घमासान छिड़ गया है। जेडीयू से लेकर ओवैसी तक सब ये सवाल कर रहे हैं कि 3% वोट वाले सहनी को तेजस्वी ने डिप्टी सीएम का फेस बना दिया, जबकि 18% वोट वाले मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है। क्या तेजस्वी ने मुसलमानों की अनदेखी की है? सहनी ने कैसे डिप्टी वाली डील सील की? हमारी सहयोगी प्राची ने उनसे हर मुद्दे पर खुलकर बात की, तो देखिए ये खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बिहार में चुनावों के बीचों बीच अब महागठबंधन ने एक बढ़त बना ली है। सीएम और डिप्टी सीएम पद के लिए चेहरों का जो ऐलान है वो महागठबंधन की तरफ से कर दिया गया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की, तो डिप्टी सीएम के पद के लिए वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की गई है। अब उनकी कितनी तैयारी है और ये कैसे मुमकिन हो पाया, इसी पर बात करने के लिए खुद इस वक्त हमारे साथ मुकेश सहनी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका इंडिया टीवी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। 60 सीटों पर लड़ने का दावा आप कर रहे थे, 15 सीटों पर लड़े, तो क्या बाकी सीटों की कुर्बानी डिप्टी सीएम के लिए देनी पड़ी? नहीं, ये नहीं कह सकते। हाँ, इच्छा रखते थे कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, लेकिन आप जान रहे कि 7 पार्टी का गठबंधन है और बहुत ऐसे सीट है जो पहले से गठबंधन के साथ ही चुनाव जीत चुके थे, उनकी पहले से तैयारी थी और अंत तक 15 सीट पर समझौता हुआ कि 15 सीट वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, अब बाकी पे अन्य साथी लड़ेंगे। तो समझौता हुआ, थोड़ा सा सीट कम रहा, लेकिन अब सहयोगी दल के बीच में समझौता हुआ क्योंकि हम सरकार बनाने के लिए गठबंधन में हैं और हमारा लक्ष्य है 243 सीट। 243 सीट पे हमारे सहयोगी, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो या लेफ्ट के साथी हो, सबको वहां पे चुनाव जिताने का। तो ये नहीं कहिए कि सिर्फ 15 सीट है, 243 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जहां पे वीआईपी लड़ रहे हैं वहां पे भी हम प्रचार कर रहे हैं, वहां पे भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जहां नहीं लड़ रहे हैं वहां पे भी हम आरजेडी हो या कांग्रेस हो, वहां पे हम जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। आज जैसे 4 जगह जनसभा है, तो वीआईपी पार्टी का सीट वहां नहीं है, लेकिन महागठबंधन की सीट है, तो वहां पे जा रहे हैं। तो हम 243 लड़ रहे हैं। हाँ, ये वीआईपी पार्टी अपने सिंबल पे 15 लड़ रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये सरकार बनाने के लिए है। आज वीआईपी पार्टी के विधायक जीतेंगे तो भी डिप्टी सीएम हम बनेंगे, और हमारे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उनके विधायक जीतेंगे, उन्हीं के समर्थन से हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो या सीएम हो, वीआईपी जीतेंगे तो भी सीएम तेजस्वी जी को बनना है, और अन्य साथी के घटक दल के जो विधायक जीतेंगे तो भी डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी जी को बनना है। तो हम सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं, और ये एक पद है, एक सहूलियत होता है कि आपको काम करने के लिए। ये हमारा कोई जागीर नहीं है। हम जनता के उम्मीद पे खरा उतरने के लिए, जनता का जो दुख दर्द है उसको दूर करने के लिए हम उनके लिए काम करने के लिए आए हैं। तो हमारा मानना है कि हम जो बिहार में जो भ्रष्टाचार अभी फैला हुआ है, क्योंकि नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश जी के रहते हुए ये सब नहीं होता था, लेकिन आज नीतीश जी अस्वस्थ होने के कारण ब्यूरोक्रेट जो है हावी हो चुका है और जनता परेशान है। क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा काम के लिए अगर सीईओ के पास भी अगर जा रहे हैं जमीन को मोटेशन करने के लिए, तो 20 से 25 हजार रुपया उनको देना पड़ता है। तो इसके लिए बदलाव के लिए, और ये गरीब लोग को ही देना पड़ता है, तो उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं। आप तो शुरुआत से कह रहे थे, जब से चुनावों की घोषणा हुई थी, एक मुकेश सहनी थे जो बड़े कॉन्फिडेंस में आकर ये कह रहे थे कि डिप्टी सीएम के लिए मेरे नाम का ऐलान होगा। जब सब कुछ तय ही था तो बात अटकी कहां थी? इतना वक्त क्यों लगा इस ऐलान को होने में? सब चीज का एक अपना समय होता है। मान लीजिए मेरा अभी शादी होना है अभी, तो 1 महीना या 1 साल पहले से बैंड बाजा नहीं ना बजेगा। तो जब सोच समय है, अभी चुनाव के मैदान में आए हैं, तो अभी ये घोषणा होने से ज्यादा लोगों में जोश आएगा। अगर मैं 2 महीना पहले अगर इसका घोषणा कर देता, तो लगता है मुझे कि इसका जोश जो है अभी आते आते अभी तक खत्म हो गया रहता। लेकिन अभी जोश आने के बाद ये देखिएगा कि 1 महीना तक ये जोश होगा। जब तक हमारा चुनाव मैदान में हम लोग रहेंगे, तब तक पूरा हमारे कार्यकर्ता जोश में रहेंगे कि सीएम फेस पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग अटकल लगा रहे थे कि नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन वो होंगे। तो फिर आप समझिए कि उनके चाहने वाले लोग कितने खड़े हो गए होंगे। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी के चाहने वाले के बीच में ये था कि नहीं होंगे, सस्पेंस खराब हुआ था, लेकिन अभी कल हो गए तो पूरे बिहार में मिठाई बट रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। तो ये चीजें सबका एक अपना टाइमिंग होता है, और उस टाइमिंग में हुआ। और अभी का टाइमिंग जो है बेस्ट टाइमिंग है और बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। इसमें हमारे कार्यकर्ता में जोश है। ये बात तो 2024 में तय हो चुका था कि अगली सरकार 2025 में जब हम मैदान में उतरेंगे,
तो आप डिप्टी सीएम का कैंडिडेट है और आप हमारे साथ काम कीजिए। और हमने 2014 में ही गठबंधन में मैं आया, जो लोकसभा के साथ तो हमने चुनाव लड़ा था, तो अभी होने से इसका फायदा है। नहीं, बहुत देरी इस वजह से मैं बार बार आपसे पूछ रही हूं कि आप भी दिल्ली के चक्कर लगाने के लिए पहुंच गए थे। आप ही ने कहा था कि कुछ अस्वस्थ है, हम दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद बैठकें हो रही थी, नहीं हो रही थी। अशोक गहलोत को फाइनली आना पड़ा। जब यहां ऑलरेडी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, कृष्णा अलावरू मौजूद हैं, तो अशोक गहलोत को क्यों आना पड़ा और उसके बाद फिर कैसे मामला आपका सुलझा? नहीं, अशोक गहलोत जी बड़े सीनियर नेता है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके जुबान से अगर ये नाम का घोषणा होगा तो ये अपने आप में बड़ा होगा। इसलिए उनसे बात हुआ और वो आए हैं। और रहा कि दिल्ली में हम लोग गए थे तो ये बात हमने आपको कहा था कि गठबंधन सही में अस्वस्थ था, लेकिन अभी एकदम 100% स्वस्थ हो चुका है। तो यही बात भी आपको आज मानना पड़ेगा। और स्वस्थ हुआ कैसे, अस्वस्थ कैसे था और अब स्वस्थ हुआ कैसे, इसके बीच में क्या हुआ, ये तो आप खुलकर बताते ही हैं। आज बता दीजिए दर्शकों को। नहीं, इतना भी कुछ नहीं हुआ। अस्वस्थ का मतलब था कि ये सीट पर इनको लड़ना, उस सीट पर उनको लड़ना, इस सीट पर वीआईपी पार्टी का दावेदारी है, फिर एक दूसरे को वहां पे क्लैश हो रहा है, तो वो एक दूसरे को वहां पे पीछे हटने के लिए, क्योंकि 6 का 6 दल तो एक सी सीट पर लड़ेंगे नहीं, बहुत सारे साथी को पीछे हटना पड़ेगा। तो वहां पे उसको लेके जो चल रहा था, आगे पीछे चल रहा था, सब चाह रहे थे अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए, उनके अपने भरोसेमंद लोगों को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। मैं भी वही सोच रहा था, वही कांग्रेस भी सोच रहे थे, वही सोच रहे थे, तो उसमें क्लैश हो रहा था। मतलब 90% तो सीट हमारा 2 महीना पहले क्लियर हो चुका था। 10% ऐसा सीट था जिसपे इस तरीके से सिचुएशन था। अंततः हम लोग उस सिचुएशन को डील करके सॉल्व कर लिया है। अभी भी राज्य में 5-6 सीट ऐसे हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट जैसा स्थिति बनी हुई है और बहुत इंटरनल सहमति बन चुका है। लेकिन क्या हुआ कि वहां पे अभी भी कैंडिडेट है, क्योंकि एक नाम वापसी का भी एक समय होता है और समय में हम लोग डिसीजन नहीं लिए थे, जिसके कारण वहां पे है। जैसे हमारे चैनपुर में वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद जी वहां चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी कैंडिडेट वहां पे उतरा हुआ है। कल सुबह में समझौता हो गया कि एक जगह से आप रिटर्न ले लीजिए और एक जगह से हम ले लेते हैं। और हमने बिंदु गुलाब यादव जी को बाबू बरही से हमने बोल दिया और उन्होंने रिटर्न ले लिया और समय के अंदर ही 3 बजे से पहले रिटर्न ले पाए। और जहां चैनपुर है वहां पे उन्होंने समय रहते वो नहीं रिटर्न ले पाए, तो आज की तारीख में वो कैंडिडेट हैं। लेकिन ऑथराइज कैंडिडेट जो है वहां पे वीआईपी पार्टी का बाल गोविंद बिंद जी है, तो वो समय रहते, क्योंकि जो उधर से जो कैंडिडेट है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, वो भी पार्टी के वफादार सिपाही है और आपस में सहमति बन चुका है, तो उनसे बात करके तेजस्वी जी मूव करें। अभी भी ऐसी 11-12 सीटें हैं जहां महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो मैं 11-12 सीट नहीं है, मैं आपको जानकारी दे दे। हाँ, 5-6 सीट ऐसे हैं जहां आमने सामने है। बहुत ऐसी जगह पे समझौता हो चुका है। तो क्या समझू कि महागठबंधन सिर्फ 230-232 के आसपास ही है, बाकी सीटों पर फ्रेंडली फाइट ही होगी? नहीं, हमने कहा ना कि 5-6 सीट ही ऐसा है जहां पे ये सिचुएशन है। बाकी जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और 5-6 सीट भी अंत जाके उस पर भी हम लोग निर्णय ले लेंगे कि वहां पे भी हमारे जो अच्छे उम्मीदवार होंगे उनको एक दूसरे को समर्थन देके और वो हम लोग चुनाव जीत के जाएंगे। ये हमारी अपनी एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये नौबत आई क्योंकि अंत तक अभी ये नहीं तय हो पा रहा है कि कौन सा नेता ही चुनाव यहां से लड़ेगा, कार्यकर्ताओं को किसको लड़ाना है, किसके लिए वोट मांगना। दोनों नेता तैयारी कर रहे हैं। इससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। जब वोट गिराने के लिए जाएंगे तभी न देखेंगे क्या है और फिर किनके साथ कौन वोट है उसको आकलन में लेकर, और अगर 2 आदमी लड़ने से हमारा नुकसान हो रहा है तो वहां पे हम पीछे हट जाएंगे, एक को हम बैठा लेंगे और हमको लगता है कि हम यहाँ पे आसानी से जीत लेंगे, तो उस रणनीति के साथ रहेंगे। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि चौथे नंबर की महागठबंधन में पार्टी, 60 सीट वाली कांग्रेस, 33 सीट वाली लेफ्ट पार्टीज और 15 सीट पर लड़ने वाली वीआईपी पार्टी, ऐसा क्या किया मुकेश सहनी ने कि उनको डिप्टी सीएम का पद मिल गया, ऐलान हो गया उनके नाम का? ये डर था क्या 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आपको पता होगा कि मैं केवट के वंशज हैं। वो केवट महाराज जो कभी भगवान राम जी को पार लगाए थे और इस बार महागठबंधन के हिस्सेदार में हम हैं और हमारे पास भी चुनाव चिन्ह नाव ही है। और हमारे सहयोगी दल को मैं धन्यवाद देता हूं, मैडम सोनिया जी, राहुल गांधी जी, लालू जी, हमारे दीपंकर जी, सभी ने केवट महाराज के वंशज पे भरोसा उन्होंने जताया है। उनको एहसास है कि अगर केवट महाराज के वंशज अगर हमारे साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार बनना है, और जब सरकार बनना है तो हमें भी कुछ तो चाहिए। वो नहीं कि प्रभु राम से हमारे पूर्वज ने
उस समय में कहा था कि आपको हम यहाँ पार लगा देते हैं, वहां आप हमको पार लगा दीजिएगा। लेकिन हमारे पूर्वज तो पार लगा दिए, लेकिन हमारे पूर्वज आज भी हमारे लोग मझधार में हैं, जिसपे राम की राजनीति कर रहे भाजपा। उन्होंने भगवान राम जी का जो एग्रीमेंट किया हुआ, उस वादा को आज वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो हमारे सहयोगी दल को 100% भरोसा है कि निषाद समाज जो बिहार में 22 उपजाति में जाने जाते हैं और 11% वोट है, और उसी में से अगर कोई उनका बेटा सरकार को अगर लीड करेंगे तो हमारे लोगों में जोश होगा, और जोश के साथ अगर वो काम करेंगे तो सरकार बनने में कोई नहीं रोकेंगे। आपको नहीं लगता कि ये डबल स्टैंडर्ड है? आप लोग खुद कहते हैं, आपके नेता खुद कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपको नहीं लगता कि जिनकी ज्यादा आबादी है उनके साथ यहाँ पर गलत हो गया, अन्याय हो गया? बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार में जाने के बाद हम सभी के लिए एक सामान्य हम काम करेंगे और एक सामान्य उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन आप अभी टीवी चैनल में आप एज ए एंकर हैं और आपको बुला के विधायक का टिकट कैसे दे देंगे? पार्टी के अंदर जो पदाधिकारी है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। जो पार्टी में रहकर तेज तरार होकर सरकार बनाने का काम करेंगे वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। जो पार्टी के लिए मजबूती से गठबंधन के लिए काम करेंगे वही सीएम होंगे। ये तो एक व्यवस्था है। जिसकी 18% आबादी है मुस्लिम समाज, क्या उसमें से कोई ऐसा काबिल नहीं है कार्यकर्ता, नेता जिसके नाम का ऐलान हो जाए? किसने कहा कि काबिल नहीं है? वो आज जो हमारे साथ है मजबूती से है। उनके दुख सुख में हम खड़े हैं, वो हमारे दुख सुख में खड़े हैं, और वो हमारे महागठबंधन का अटूट पार्ट है। और उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी उसमें से बहुत हमारे पार्टी गठबंधन में सीनियर नेता हैं, चाहे वो अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब हो, फातमी जी हो, नूरुल हुदा जी हो, तमाम हमारे एक से एक नेता हमारे साथ हैं। और जब समय बनेगा, सिचुएशन होगा, जगह तय होगा, तो वहां पे विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, पावर में सरकार में भी सिस्टम में रहेंगे। ये तो बीजेपी के तरफ तरीके से आप लोग परसेप्शन बना रहे हैं। आप ऐसा क्यों बना रहे हैं? उनके लिए तो हम है ही। आपके नेताओं के हिसाब से जो बयान आते हैं उसके हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है। आप ही कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बीजेपी कल से ये सवाल पूछ रही है, कल से नैरेटिव चला रही है कि जो MY समीकरण है उसमें से Y यादव तो रह गया, लेकिन M फॉर मुस्लिम की जगह अब मुकेश सहनी हो गए। देखिए, समय समय पर परिवर्तन होता है। अब उनसे हमको सीखने की आवश्यकता नहीं कि हमारा समीकरण क्या है। हमारे समीकरण A to Z है, उनके अनुकूल हमें नहीं चलना है। हमारा समीकरण जो है A to Z है। आपने कई बार तेजस्वी जी का भी आपने सुना होगा कि हमेशा वो A to Z की बात करते हैं, और हम भी बात करते हैं। वो तो सिर्फ जाति और धर्म को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। यही भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो देश के अल्पसंख्यक को कहते हैं कि देश में रहना नहीं है। इसका बस चले तो ये गरीब पिछड़ा दलित के हाथ से पानी नहीं पीते हैं। इनका बस चले तो एक गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा संघर्ष करके 4 विधायक बनाए और हमारे सहयोग से 2020 में सरकार बना। लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता कि गरीब जो हजारों साल से दबा कुचला समाज है वो कैसे पैर पे खड़ा हो गया। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद। मंत्री तो आपको बनाया था, वो मेहरबानी थोड़े किए, हम सरकार बनाए। यही तो दिक्कत है, हम सरकार बनाए, हम नहीं समर्थन देते तो उनके कोई न डिप्टी सीएम बनते न कोई मंत्री बनते। लेकिन मार्केट में परसेप्शन है कि हमें वो बनाया। हमें वो क्यों बनाएंगे? हमें तो जनता ने बनाया। जनता ने हमें समर्थन दिया, हमारे पास 4 विधायक बना, इसलिए सरकार बना, और सरकार का मैं हिस्सा था और इसके कारण हम मंत्री बने। हम पे कोई मेहरबानी नहीं किया, मेहरबानी हमने किया कि उनके साथ देकर। तो यही परसेप्शन वो बनाते हैं। हम तो आपने कहा ना कि हमारे विधायक खरीद के हमको रोड पे ला दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का है किसी जात को खत्म करना, किसी धर्म को खत्म करना, नफरत की राजनीति करना, ये उनका काम है। हम तो सभी जाति, सभी धर्म के लिए और सभी वर्ग के लिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और सबको लेके चलने का काम करेंगे। अभी IAS बनना है तो IAS की तैयारी करेंगे तो बनेंगे। अब जो हवलदार की तैयारी करेंगे हवलदार बनेंगे, जो विधायक की तैयारी करेंगे विधायक बनेंगे, और जब विधायक बनेंगे तो वही मंत्री बनेगा, वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो काम करेंगे वो बनेंगे। इस प्रक्रिया में सहनी साहब कहाँ फिट बैठते हैं? आप तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। प्रक्रिया में हो गया, नाम का घोषणा तो हो ही गया है। सरकार बनने पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बिहार राज्य में जरूरी नहीं कि विधायक और MLC रहेंगे तो ही आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप शपथ ले सकते हैं और 6 महीने में आप चाहे वो कोई भी सदन का पार्ट बनना है तो 6 महीने के बाद कोई ना कोई सदन का पार्ट बन जाएंगे।
अच्छा, जो सवाल मुस्लिम वर्ग को लेकर पूछा जा रहा है, एक बयान देखिए मैं पढ़ रही थी जो ओवैसी की पार्टी की तरफ से आया कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। अब हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे अब्दुल तू चुप बैठ जा वरना बीजेपी आ जाएगी। तो ये डर दिखाते हैं कि आप उनमें? सबसे पहले ओबीसी साहब को जानकारी पूरा प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद से है, बिहार के तो है नहीं। निषाद समाज 2 नहीं 11% है, और निषाद का मतलब सिर्फ मल्ला नहीं होता है। बींद, बेलदार, नुनिया, मल्लाह, चाय, तियर, बनपर, गोरी, केवट, गंगोता, ये निषाद का उपजाति है, और ये 11% है। और आप फिक्र मत कीजिए, आप हैदराबाद में मजबूती से रहिए, वहां के हमारे अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र कीजिए। अब बिहार में क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, इसका फिक्र करने के लिए बिहार में बहुत हमारे मुस्लिम भाई हैं जो महागठबंधन में नेता हैं, और हम फिक्र कर रहे हैं। हमें सरकार बनाना है, और आप यहां पे आके वोट का डिवीजन नहीं कीजिए। और वोट का डिवीजन कीजिएगा तो निश्चित तौर पे फूट डालो राज करो वो वाला नीति होगा, और हमारा नुकसान होने से सामने वाले का फायदा होगा। अगर आप हमारे हितैषी है तो सिर्फ इतना कर लीजिए कि हमारे पक्ष में खड़ा हो जाइए, फिर आप देखिए कि हम क्या करते हैं। वो तो आए थे, वो तो बार बार कह रहे थे कि हमें अपने गठबंधन में शामिल कर लीजिए, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, कह रहे थे देखिए अब चूंकि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना होगा तो महागठबंधन में ओवैसी साहब की एंट्री बंद है। हम हैदराबाद जाएंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे तो क्या हमसे वो गठबंधन करेंगे क्या? भाई आपके पास पूंजी भी होना चाहिए, आपके साथ कौन है वो भी होना चाहिए, किस लिए है वो भी होना चाहिए। चलिए हम अपने में से, अभी तो खैर सीट खत्म हो गया है, नहीं तो पहले अगर बोलते तो मैं अपने में से सीट दे देता, लेकिन वो पहले वादा करते कि हैदराबाद में हमको भी यहाँ 2 सीट देंगे तो हैदराबाद में भी हमको 2 सीट देंगे, तो हम अपने में से दे देते उनको सीट। ठीक है, 15 सीटों का आपने जो टिकटों का बंटवारा किया उसमें भी तो मुस्लिम समाज के लोगों को आपने टिकट नहीं दिया। नहीं देखिए ऐसा नहीं था। हमारे पास जो चुनाव लड़ने के लिए हमारे एक नूरुल हुदा साहब जो हैं वो थे, और सिचुएशन उनको हम लोग चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का वहां पे सिटिंग कैंडिडेट था और उनको काटना बहुत दिक्कत हुआ। और उसके बाद हमारा जो भी एरिया में हमको सीट मिला है तो वो एरिया में हमेशा अदर लोग ही जीते हैं, तो समीकरण के अनुकूल वो फिट नहीं बैठ पाया। तो आप यहां पर सुने थे मुकेश सैनी को, जिन्हें महागठबंधन का डिप्टी सीएम का फेस बनाया गया है, और उन्होंने दावा किया है कि उनकी जो आबादी है बिहार में वो 2% नहीं है, 11% है, और 11% महागठबंधन के साथ जैसे जुड़ जाएगी तो उनकी जीत होगी, विजय होगी।